नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा के इस नए एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के लोक संगीत की बात कर ली थी, शास्त्रीय संगीत की बात कर ली थी। आज हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें। शास्त्रीय नृत्यों के मामले में तो कथक है, बाकी लोक नृत्य बहुत सारे हैं, वहां से आपके प्रश्न बनते हैं। तो जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे कि हम आज लोक नृत्यों पे बात करने, जो प्रमुख प्रमुख लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस आधार पे हम बहुत गहन परिचर्चा करने वाले नहीं हैं। बस उतना हम परिचर्चा में शामिल करेंगे जितना कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाए। सबसे पहला जो है वह है रास। रास नृत्य जो है वह है, और इससे संबंधित दो फैक्ट बनते हैं, उनको याद रखेंगे। पहला यह है कि रास जो है वो ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, ब्रज क्षेत्र में जो एक प्रमुख नाट्य होता है जिसको रासलीला बोलते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं को दर्शाया जाता है, तो उसमें कृष्ण और गोपियों के मध्य जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को बोला जाता है रास। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है? एक तो ये याद रखना है कि ब्रज क्षेत्र का है, दूसरा ये याद रखना है कि इसमें कृष्ण और गोपी स्वरूप जो कलाकार होते हैं वो नृत्य करते हैं, और दूसरा एक और है रासक दंड नृत्य, इसी क्षेत्र का है, वो भी एक रोचक नृत्य है। अगला है झूला नृत्य। मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में, दो बातें याद रखनी है। ये ब्रज क्षेत्र का है, ये मंदिरों में किया जाता है, और ये सावन के महीने में होता है। बस सावन का महीना तो याद रखना नहीं है क्योंकि झूला नृत्य है। दो बातें याद रखनी कि मंदिरों में विशेषतया किया जाता है, और ये जो होता है ये ब्रज क्षेत्र में होता है। यानी अभी तक जो दो मैंने बताए, रास और झूला, ये दो के दोनों ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं। फिर आता है मयूर लोक नृत्य। मयूर लोक नृत्य क्या है? पिकॉक फोक डांस। ये भी ब्रज क्षेत्र का है, और इसमें जो नृत्य करने वाले होते हैं वो मयूर के पंखों से बने हुए वस्त्र धारण करते हैं। अब ये वीडियो थोड़ा अलग टाइप का है, तो मैंने प्रयास ये किया है कि इंटरेस्टिंग बना रहे हैं मामला। पीछे आप देख रहे हैं पीपीटी को तैयार करने में काफी वक्त लगा, और उस नृत्य की जो स्थिति दिखेगी उस तरह का मैंने इसमें पीपीटी में चित्रों का प्रयोग किया है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो कलाकार आपको दिख रहे हैं उन्होंने ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं जिनमें पीछे मोर पंख लगे हुए हैं। तो मयूर लोक नृत्य की खासियत क्या है? ब्रज क्षेत्र में होता है, और नृत्य करने वाले जो कलाकार होते हैं वो ऐसे वस्त्र धारण करते हैं जिनमें मयूर के पंख लगे हुए होते हैं। अगला है चारकुला नृत्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। सबसे खास बात यह है कि आप इस महिला के सिर पे जो एक दीपकों का झुंड देख रहे हैं वही दरअसल चारकुला होता है, और इस चारकुला को सर पे रख के ये महिलाएं नृत्य करती हैं। इसको चारकुला नृत्य बोलते हैं। तीन चार फैक्ट महत्वपूर्ण है। पहला, होता कहाँ है? ब्रज क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है चारकुला नृत्य, दिमाग में रखिएगा। ब्रज क्षेत्र में होता है, होली के तीसरे दिन ये किया जाता है, और पर्दा ढकी हुई महिलाएं 108 दीपकों का चारकुला अपने सिर पर रखती हैं और कृष्ण गीतों पे नृत्य करती हैं। बस इतनी खासियत है। चारकुला क्या है? लकड़ी का एक फ्रेम जैसा बनाया जाता है, उस पर दीपक सेट किए जाते हैं 108, और फिर वो जलते दीपक अपने सिर पे लेकर के वो महिलाएं नृत्य करती हैं होली के तीसरे दिन। इंपॉर्टेंट बात, चारकुला नृत्य मतलब ब्रज क्षेत्र, होली के तीसरे दिन 108 दीपक सिर पे रख के कृष्ण भक्ति के गीतों पर नृत्य किया जाता है, इसको चारकुला नृत्य कहते हैं। फिर अगला आप देख रहे हैं घड़ा नृत्य। अब इसमें थोड़ा सा अलग तरीके का कर दिया, चित्र थोड़ा सा गड़बड़ है। इसको ऐसे याद रखो कि इसमें जो रथ के पहिए या बैलगाड़ी के पहिए हैं, इन पहियों के ऊपर ये घड़े रखे जाते हैं। इन पहियों के ऊपर मतलब जो व्यक्ति नृत्य करेगा उसके सर पे होगा पहिया, और पहियों के ऊपर होंगे घड़े। घड़े कैसे होंगे? बड़ा घड़ा नीचे, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके। अब इसकी खासियत क्या है? ये भी ब्रज क्षेत्र में होता है, और बैलगाड़ी अथवा रथ के पहियों पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, और फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें और इनको बाद में अपना नोट कर लें। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य में आप देख रहे हैं ऊपर एक कलाकारी की गई है जिसको लेकर के ये महिलाएं नाच रही हैं, इसको ख्याल नृत्य बोलते हैं। इसमें क्या होता है? ये बुंदेलखंड में किया जाता है, और पुत्र के जन्म पे किया जाता है। जब बुंदेलखंड में लड़का जन्म लेता है, पुत्र जन्म लेता है, तो ऐसी स्थिति में ये वाला लोक नृत्य किया जाता है। और रंगीन कागजों के ऐसे घर जैसे बनाए जाते हैं, मंदिर जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं,
और उन मंदिर जैसी आकृतियों को सिर पे रख करके फिर नृत्य किया जाता है। इसको ख्याल नृत्य बोलते हैं। अगला घोड़ा नृत्य है। घोड़ा नृत्य में ये याद रखो कि ये भी बुंदेलखंड में किया जाता है और मांगलिक अवसरों पर होता है, ठीक, बाजों की धुनों पे होता है। देवी नर्तक, देवी नर्तक जो है ये बुंदेलखंड का है और इसकी खासियत यह है कि इनमें से एक नाचने वाला जो होता है वो देवी का रूप धारण करता है और सामने खड़ा होता है। शेष नर्तक जो है वो उसके सामने नाच रहे होते हैं। आप चित्र में देखिएगा, समझ में आएगा। एक नर्तक ने क्या किया, देवी का रूप धारण कर लिया और बाकी जितने भी नर्तक हैं वो उस देवी रूप धारण किए हुए नर्तक के सामने नाच रहे हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। फिर अगला जो नृत्य है उसका नाम है राई नृत्य और ये राई नृत्य जो है वो बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, जन्माष्टमी पर किया जाता है और इस नृत्य में जो गीत होते हैं वो श्रृंगार के गीत होते हैं, यानी प्रेम और माधुर्य के गीत गाए जाते हैं। उसको बोलते हैं राई नृत्य। कहाँ होता है, बुंदेलखंड में। वहां की महिलाओं के द्वारा या तो मांगलिक अवसरों पर या जन्माष्टमी आदि पर इसका किया जाता है। फिर है पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य मतलब डंडे हाथ में लेकर के ये नृत्य होता है, उनको लड़ाते हुए। बुंदेलखंड में अहीर समाज का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये अहीर लोगों द्वारा किया जाता है। इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट, एक तो उधर चारकुला दिमाग में रखना है आपको, वो खूब पूछा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आ जाएगी तो वो आ जाएगी पाई डंडा नृत्य की। पाई डंडा नृत्य कहाँ होता है, बुंदेलखंड में होता है, अहीर समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे जैसे गुजरात में डांडिया होता है वैसे ही बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है पाई डंडा नृत्य को, क्योंकि जैसे डांडिया लेकर के वहां पे नृत्य किया जाता है लगभग वैसे ही यहाँ पे किया जाता है। नर्तक पारंपरिक परिधान में माथे पर मोरपंख और पट्टी तथा पैरों में घुंघरू बांधे एक दूसरे पर डंडे का प्रहार करते हुए नृत्य करते हैं। आप देख पा रहे हैं, मोरपंख लगाएंगे, अपने पारंपरिक वस्त्र पहनेंगे और एक दूसरे के डंडों में डंडे मार के ये नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड में अहीर जाति के लोगों के द्वारा और इसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। इसका नाम है पाई डंडा नृत्य, ठीक है। अगला जो है वो कानरा नृत्य है। कानरा नृत्य की खासियत क्या है, ये बुंदेलखंड में धोबी समाज के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और ये नृत्य स्पेशली होता है विवाह के उत्सवों पे। विवाह उत्सवों के दौरान इस नृत्य को किया जाता है। फिर अगला जो नृत्य है उसको दीवारी, मौनिया या वरेदी नृत्य कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है ये नृत्य भी, चारकुला, पाई डंडा नृत्य और फिर बरेदी, मौनिया या दीवारी नृत्य। एक बात तो स्पष्ट होगी, आप पृष्ठभूमि देखिए चित्र की, आपको दिख रहा है दिवाली वाली रात है और ये नृत्य हो रहा है, तो दीवारी पे ये नृत्य होता है। एक बात ये है। अब इसमें जो फैक्ट्स हैं उनमें क्लियर कर लो। ब्रज की लठमार होली की तरह बुंदेलखंड में विशेष रूप से चित्रकूट में दिवाली की रात ढोल नगाड़े पर यादव अर्थात वरेदी समाज के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो जैसे ब्रज की लठमार हो रही है वैसे ही ये वरेदी लोगों का नृत्य है और ये दीपावली वाली रात को किया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ, ठीक। विशेष वेशभूषा में पैरों और कमर पर घुंघरू बांधकर मजबूत लाठियों से एक दूसरे पर प्रहार करते हुए नृत्य किया जाता है। स्पेशली क्या है, पैर और कमर में घुंघरू बांधे जाएंगे और लाठियां एक दूसरे को मारते हुए ये नृत्य किया जाता है बरेदी समुदाय के लोगों के द्वारा दीपावली वाली रात में बुंदेलखंड क्षेत्र में। इतनी बात महत्वपूर्ण है और ये आयोजन कई दिनों तक चलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका उद्देश्य क्या है। दरअसल चूंकि बरेदी यानी यादव समुदाय के लोग करते हैं, अब बरेदी समुदाय के लोग करते हैं तो वो गौपालक है मोस्टली, तो ये उस समय से जब से ये चलता चला आ रहा है तो इसका उद्देश्य होता है गौवंश के संरक्षण, उनका संवर्धन और सुरक्षा का प्रतीक। जैसे अपने यहाँ भी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होती है, वह भी कृषक त्योहार के रूप में है, वह भी कृषि त्योहार के रूप में है। और ऐसे ही दिवाली पे मौनिया या वरेदी नृत्य जो कि बुंदेलखंड में और स्पेशली चित्रकूट में किया जाता है। तो महत्वपूर्ण बात बरेदी की मैं फिर बता दूं, ये एक जाति नृत्य है, बरेदी समाज के लोग करते हैं इसको, दीपावली वाली रात में किया जाता है, बुंदेलखंड में होता है, स्पेशली चित्रकूट में होता है, कमर में और पैरों में घुंघरू बांध के होता है और हाथ में लाठियां ली जाती हैं और लाठियों को चलाया जाता है। कई दिनों तक चलता है। गौवंश के संवर्धन और उसके संरक्षण के लिए ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। अगला है धोबिया नृत्य। नाम से क्लियर है कि कौन करता है, लेकिन
एक बात याद रखनी है कि ये कब होता है। विवाह एवं संतानोत्पत्ति पर पूर्वांचल में धोबी समुदाय के पुरुषों द्वारा यह नृत्य होता है। इस नृत्य के माध्यम से धोबी और गधे के मध्य भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया जाता है। ये ऐसा नृत्य है। फिर है कठघोड़वा नृत्य। इसमें काठ का घोड़ा, देखो काठ का घोड़ा बनाया हुआ है, इसको पहन के नृत्य किया जाता है। पूर्वांचल में ये मांगलिक अवसरों पे होता है। एक नर्तक अन्य नर्तकों के मध्य कृत्रिम घोड़े पर नृत्य करता है, ये इनका तरीका होता है। फिर है कहारुआ नृत्य। कहार लोगों के द्वारा, कहार समुदाय के लोगों द्वारा शुभ अवसरों पर पूर्वांचल में किया जाने वाला नृत्य है। ये थोड़ा याद रखने वाला नृत्य गोंडऊ है। ये प्रहसन प्रधान नृत्य होता है। प्रहसन प्रधान नृत्य मतलब इसमें गाने के साथ साथ नाटक भी होता है, ठीक है। ये प्रहसन प्रधान नृत्य है। और दूसरी बात कि पूर्वांचल क्षेत्र का है। और तीसरी बात कि जब इसमें नाचा जाता है तो बीच बीच में चिल्लाया जाता है, हर बोल हर बोल हर बोल, इस तरह से। नाम है गोंडऊ नृत्य। फिर अगला है नटवरी नृत्य। ये पूर्वांचल के यादव समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। गीत व नकारे की लय पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर और होली पर किया जाने वाला नृत्य है, जिसको बोलते हैं नटवरी नृत्य। नटवरी डांस बाय यादवाज ऑफ पूर्वांचल, पूर्वांचल के यादवों द्वारा किया जाता है। फिर है धीवर नृत्य। धीवर नृत्य ये मछुआ समाज के द्वारा किया जाता है। यह एक गायन नृत्य है, मतलब नाचा भी जाता है और साथ साथ में गाया भी जाता है। गायन और नाच दोनों साथ साथ चलते हैं। पूर्वांचल के धीवर यानी कहार समुदाय के लोगों द्वारा मांगलिक अवसरों पर यह नृत्य किया जाता है। फिर है चौरसिया नृत्य। ये धोबी समाज के लोगों के द्वारा जौनपुर में किया जाता है। जौनपुर जनपद कहार समुदाय के लोगों के द्वारा, जौनपुर जनपद में कहार समुदाय के लोगों के द्वारा ये किया जाता है। इसको कहते हैं चौरसिया नृत्य। अब ये नृत्य स्पेशल है, ये लगभग पूरे प्रदेश में होता है। अभी मैं नाम उसका नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको चित्र दिखा रहा हूं। आप अंदाजा लगा के कमेंट कर सकते हैं कौन से नृत्य की तस्वीर है। थोड़ा हिंट दे दूं, ये विवाह के दौरान होने वाला नृत्य है और एक प्रहसन नृत्य है। और यह तब किया जाता है जब लड़के की बारात जाती है, तो उस दिन लड़के के घर पे किया जाता है, दूल्हे के घर पे ये किया जाता है महिलाओं के द्वारा। महिलाएं पुरुष बनती हैं और फिर ये नृत्य करती हैं। अब तो क्लियर हो ही गया, ये नकटौरा है, ठीक। नकटौरा नृत्य, इसकी खासियत क्या है? पूर्वांचल में लड़कों के विवाह वाली रात किया जाता है, हालांकि लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में होता है। महिलाओं द्वारा होता है, महिलाएं पुरुष बनती है, पुरुषों की वेशभूषा धारण करती हैं और फिर ये वाला नृत्य करती हैं। पुरुष आदि का वेश बना करके करती हैं और हास परिहास से युक्त होता है, हास परिहास इसमें किया जाता है। तो ये तो हो गया नकटौरा नृत्य। नकटौरा नृत्य के बाद अगला जो आता है उसे बोलते हैं नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य की खासियत क्या है? ये पूर्वांचल में एक समुदाय होता है नटुआ, उसके लोगों द्वारा किया जाता है और घर घर जाकर के किया जाता है, इसकी ये खासियत है। फिर अगला है विदेशिया। विदेशिया थोड़ा महत्वपूर्ण है। चित्र आपको बहुत कुछ बता रहा है, सारे चित्र मैंने कोशिश की है कि वो रिलेवेंट हो, जो बात आपको बतानी है वो रिलेवेंट हो। ये पूर्वांचल का एक नाट्य प्रधान नृत्य है और विदेशिया गीत भी होते हैं जिनको गाया जाता है, विदेशिया गीत भी होते हैं उनको गाया जाता है। इसमें विदेश जाते समय या विदेश चले गए पति के साथ पत्नी की भोजपुरी बोली में करुण एवं प्रणय वार्ता के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं कि कोई पति परदेश जा रहा है तो एक पत्नी जो है वो प्रणय वार्तालाप कर रही है और बड़ा करुण वार्तालाप कर रही है, तो उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये सैड नृत्य है, सैड वाला नृत्य विदेशिया। उसके बाद आता है जोगिया नृत्य, ये जोगनी नृत्य, जोगिया नृत्य। अवध क्षेत्र में ये रामनवमी के अवसर पर होता है। साधु या अन्य कोई पुरुष महिला का वेश धारण करता है और इस नृत्य को करता है, इसको बोलते हैं जोगिया नृत्य, ठीक है। फिर है फेरुहाई नृत्य। फेरुहाई नृत्य जो है वो अवध क्षेत्र में अहीरों के द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य है। लाठी डंडों के साथ पैरों में कमर में घुंघरू बांध के डुली व अन्य वाद्य यंत्रों की धुन पर यह नृत्य किया जाता है, इसको फेरुहाई नृत्य बोलते हैं। ढेड़िया नृत्य है, ये अवध क्षेत्र का है। राम के लंका विजय के बाद वापस आने पर स्वागत के स्वरूप इसको किया जाता है। इसमें देख लीजिए, चित्र में देख लीजिए, एक छिद्र युक्त मटकी है और उसके भीतर दीपक जला के रखा जाता है और फिर उस मटकी को सिर पे रखा जाता है, तब जाकर के ये नृत्य किया जाता है, इसको बोलते हैं डेढ़िया नृत्य, ठीक। फिर अगला जो नृत्य है उसे सैला नृत्य बोलते हैं। ये बुंदेलखंड का है, फसल तैयार होने का नृत्य है। बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के अवसर पर कृषक समुदाय के युवा लड़के और लड़कियों के द्वारा ये किया जाता है।
और इंद्र की पूजा करके उसका आशीर्वाद लिया जाता है। ये आता है सैरा या सैला नृत्य में। फिर अगला जो नृत्य है उसे बोलते हैं कर्मा नृत्य। ये जनजातीय नृत्य है, लोक नृत्य तो है, ये जनजातीय नृत्य है। सोनभद्र और मिर्जापुर में होता है, खासकर खरवार और कोल जनजातियों के द्वारा इसको किया जाता है। खरीफ की फसल बोने के बाद होली के अवसर पर यह नृत्य होता है। यह नृत्य पुरुषार्थ और पर्यावरण का प्रतीक माना जाता है। कर्मा नृत्य महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सोनभद्र, मिर्जापुर, खरवार और कोल जनजातियां, और ये पर्यावरण के प्रतीक के स्वरूप में होता है। कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य। फिर है ठड़िया नृत्य। ये ठड़िया नृत्य जो है ये सोनभद्र में संतान की मनोकामना को लेकर के किया जाता है, और इसमें सरस्वती देवी को पूजा जाता है, उनको समर्पित ये नृत्य होता है। फिर एक है चौलन नृत्य। ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में होता है, और ये भी जनजातियों और कृषक जनजातियों के द्वारा किया जाता है, और इसमें वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस बार वर्षा अच्छी हो और उनकी फसल अच्छी हो, इसको बोलते हैं चौलन। उसके बाद डरकहरी नृत्य है। डरकहरी नृत्य की खासियत यह है कि ये सोनभद्र जिले की जनजातियों के द्वारा किया जाता है, और चित्र में आप देख रहे हैं कि जानवर के सींगों से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है तुतुही जैसा, उसको ये बजा करके ये नृत्य करते हैं। जानवरों के सींग लगे हुए वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं इसको बजाने में। ये डरकहरी नृत्य है। तो ये प्रमुख नृत्य थे जिनके बारे में आपको जानना था। मैं फिर एक बार रिवाइज कर दूं, इन सारे नृत्यों को जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बस उतने देखिए। देखो, रास कोई खास बात है नहीं, ब्रज का है। मयूर लोक नृत्य ब्रज का है। झूला लोक नृत्य भी ब्रज का है। ख्याल नृत्य जो है वह बुंदेलखंड का है। घोड़ा नृत्य हो गया, देवी नर्तक हो गया, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। राई नृत्य आपको याद रखना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पाई डंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चारकुला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कानरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। दीवारी, मोनिया या वरेदी नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धोबिया नृत्य उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कठघोड़वा नृत्य भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कहरहुआ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गोंडऊ याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। नटवरी कभी कभी पूछ दिया जा सकता है। चौरसिया ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। नटखटोरा ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नटुआ, नटुआ नृत्य याद रखिएगा, विदेशिया गीत के माध्यम से हो सकता है पूछा जाए, इसको याद रखिएगा। जोगिया नृत्य, फेरुहाई ये महत्वपूर्ण हो सकता है। ठेड़िया इतना महत्वपूर्ण नहीं है। सेरा या सैला बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण नृत्य है, याद रखिएगा। और उसके बाद कर्मा बहुत महत्वपूर्ण है, सोनभद्र में होता है। बाकी ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि जितनी बार आप देख लेंगे उतना आपके लिए ये सारी चीजें याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप उन्हें देखें और देखते हुए बोरियत फील ना करें। अगर आप बिना बोरियत के इनको सही से देख लेंगे तो निश्चित मानिए उत्तर प्रदेश से जितने भी प्रश्न आएंगे कुछ छूटने वाला नहीं है। और अगर आप देखेंगे ही नहीं तो फिर ऐसी कोई घुट्टी या ऐसा कोई अमृत पेय मेरे पास नहीं है जो आपको पिला के फिर पहलवान बना दिया जाए। तो इसके लिए कम से कम आपको इतना तो करना पड़ेगा, इन वीडियोस को देखना तो पड़ेगा। अगर आप प्रॉपरली देखना भी नहीं चाहते फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।